मैं गैंगस्टर्स मूवीज देखकर सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, एक फेक माफिया बॉस बनने के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई इतना डम रिच किड भी होगा जो मेरी बात को सच मान लेगा। उसने सीधा मुझे 10 मिलियन प्रोटेक्शन मनी दे दिया और ऊपर से अपनी रिसेंटली डिवोर्स सुपरवाइजर भी मेरे हवाले कर दी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गलती से मेरे हाथ एक टॉप सीक्रेट फाइल लग गई थी। उस फाइल में लिखा था कि कंपनी बस 5 दिन में बैंकरप्ट होने वाली है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन बॉस को पहले ही भेज देता तो उसके पास एक चांस होता मोल को पकड़ने का और पूरी सिचुएशन को रिवर्स करने का। लेकिन जैसे जैसे मैं फाइल पढ़ता गया मैं अंदर से हिल गया। ली यूजिन यानजिंग सिटी के जिया फैमिली की मेन ब्रांच की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर। उसके पास 18 सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वो भी कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं, सबके सब रिटायर्ड टॉप टियर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स थे। उसके ऑफिस के डेस्क के अंदर एक पिस्टल छुपा हुआ था जो कि हमेशा लोडेड। मैंने तुरंत अपने लैपटॉप पर मूवी JF चलाई और उसके एक्सप्रेशंस और पोस्टर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ऑनलाइन कुछ रेप्लिका गन्स भी ऑर्डर किया। एक असली इंफॉर्मेशन डीलर के पीछे हमेशा एक और भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए मैंने अपने लिए एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट की जो लाइफ और डेथ का सामना कर चुकी हो। एक कोल्ड ब्लडेड किलर जिसके हाथ खून से रंगे हुए हों और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी आंखों का लुक। मैंने गन उठाई और मिरर के सामने अपने रिफ्लेक्शन पर एम किया। धीरे धीरे मेरे एक्सप्रेशंस कंट्रोल रहता था। मैं आंखें बंद करता हूँ और मेरे दिमाग में ऑफिस का पूरा सीन बन जाता है। हर तरफ गार्ड्स की नजर के बीच मैं धीरे धीरे ली यूजिन की तरफ बढ़ता हूँ और अचानक वो अपनी पिस्टल निकाल कर सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर देती है। सिर्फ ये इमेजिन करते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई और मेरे पैर कमजोर हो गए। लेकिन यही एक चांस था अपनी किस्मत को चैलेंज करने का। मैंने अपने हाथों को बंद करा और काफी देर तक सोचा और फाइनली एक प्लान बना लिया। मैं एक मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बनकर ये इन्फो ली यूजिन को बेचूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मिस्टीरियस रहना, इसीलिए मैं डाला और नंबर डायल किया। तभी सीन शिफ्ट होता है इसी बिल्डिंग के 58 फ्लोर पर। ली यूजिन बैठी होती है। उसने अपने ड्रॉर से एक सिल्वर ग्रे फोन निकाला। अननोन नंबर देखकर उसने अपनी पलकें झपकाई और बोली, कौन है? हेलो मिस ली, तुम कौन हो? मिस ली, मुझे आपके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। हमारी नजर में आप एक खूबसूरत कैनरी हो जो कि एक गोल्डन केज में फंसी हुई है जहाँ स्ट्रगल सिर्फ एक शो है क्योंकि एंडिंग ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। ये सुनते ही ली यूजिन का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। तुम आखिर हो कौन? मैं आने लगे। मेरी आंखें ठंडी और अलग सी हो गई जैसे कोई इमोशन ही ना हो। जैसे जैसे गन का मजल मेरे पास आता गया मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे असली गन मेरे फॉरहेड पर लगी हो। मौत का डर मेरी बॉडी को कांपने पर मजबूर कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने एक्सट्रीमली गोर हॉरर मूवीज देखी। हर एक ब्रूटल सीन के साथ मेरी आंखें और ज्यादा ठंडी होती गई और धीरे धीरे मेरा फियर भी कंट्रोल में आने लगा। आज फाइनल डे था। मैंने इंश्योर किया कि सारे कोवर्कर्स ऑफिस से चले जाएं। फिर मैंने अपना फोन निकाला। मैं बिल्कुल काम रहकर अपनी प्रिपेयर्ड लाइंस बोलता हूँ। उसके अराउंड एक डेंजरस ऑरा फैलने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो धीरे से पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। 50 मिनट्स में किसी को भेजो मुझे लेने के लिए। लोकेशन आप जैसे लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा मिस ली। ये कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। फिर अपने कपड़े ठीक किए और अपनी डेस्क पर वापस आ गया और चुपचाप वेट करने लगा। सिर्फ 10 मिनट बाद ली यूजिन के पास मेरी फाइल पहुंच चुकी थी। लूपिंग एज 26, एक नॉर्मल कंपनी एम्प्लॉय। सब कुछ बिल्कुल और के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। लंबे कॉरिडोर के दोनों साइड्स पर ब्लैक यूनिफॉर्म में गार्ड्स खड़े थे, हर 1.5 मीटर पर एक गार्ड। मैंने ये सीन पहले ही इमेजिन किया था, फिर भी उन्हें सामने देखकर मेरे पैर फिर से हल्का सा कांप गए। लेकिन मैं अपना कोल्ड एक्सप्रेशन मेंटेन रखता हूँ। आखिर में मैं ली यूजिन के ऑफिस के सामने पहुंच गया। तभी एक मिडिल एज आदमी आगे बढ़ता है। माफी चाहूंगा, रूटीन चेक। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और अपना ब्रीफ के सेक्रेटरी साव को दे देता हूँ। रूल्स तो रूल्स होते हैं और मैं हमेशा रूल्स फॉलो करता हूँ। कैप्टन बाओ। ये सुनते ऑर्डिनरी था लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। मैं 2 साल से इस बिल्डिंग में काम कर रहा था और वो भी एग्जैक्टली 2 साल पहले यहाँ आई थी। उसे ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। शाम के 6 बजे एक एलिगेंट सेक्रेटरी मेरे ऑफिस के बाहर आई। हमारी नजरें मिली और एक हल्की सी स्माइल के साथ मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। सेक्रेटरी साव, हम चले? उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम रहे, बस उसने आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। हम दोनों एलिवेटर से 58 फ्लोर पर गए। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनको ली यूजिन बुलाती है। एक मिस्टीरियस जगह जहाँ इंटर कर जाता हूँ। उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता हूँ, मैंने पहले ही कहा था मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। किस चीज में? सॉन्ग इवेंट को मार कर? वेल वो भी पॉसिबल है अगर आप मेरी वुमेन बनने को रेडी हो। ये सुनते ही उसका एक्सप्रेशन आइस जैसा कोल्ड हो जाता है। वो ड्रॉअर खोलती है और एक सिल्वर हैंडगन निकालती है और सीधा मेरे फॉरहेड पर लगा देती है। तुम्हें किसने भेजा है? उसकी उंगली बस हल्का सा ट्रिगर दबाए और मेरा सर वाटरमेलन की तरह फट सकता था। लेकिन इस मोमेंट पर भी मेरी आंखें एक बार भी ब्लिंक नहीं करती। मैं उसकी ग्रे बाओ वेजुन मुझे गहरी नजर से देखता है। कंपनी में वो जैंग वैन रॉन्ग नाम से जाना जाता था। उसका असली नाम सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। मैं धीरे से घूमता हूँ और अपने ग्लासेस एडजस्ट करता हूँ। फिर सेक्रेटरी साव मुझे अंदर जाने का सिग्नल देती है। डोर खुलते ही ली यूजिन अपनी फाइल का लास्ट पेज फिनिश करती है और ऊपर देखती है। जब उसे पता चलता है कि मैं बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ तो वो कहती है, मुझे लगा कोई तुम्हारी आइडेंटिटी यूज कर रहा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं कामली एक चेयर को खींचकर उस पर बैठा है। उसके ग्रैंडफादर भी ये बात भूल चुके होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। ली यूजिन वापस से अपनी सीट पर बैठती है और ठंडी आवाज में बोलती है, सीधी तरह से बात करो और दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हूँ जो उन लोगों को इंटेलिजेंस भेजता है जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा सरनेम लू है। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आप मुझे मिस्टर लू बुला सकते हैं। पिछले 2 साल से आपकी आंखों के सामने सॉन्ग जिवेन एक के बाद एक मोल प्लांट कर रहा है। आप दोनों पेसफुल बॉडी को कैजुअली स्कैन करता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलता हूँ, कोल्ट M2000 मॉडल पिस्टल। ये पिस्टल एक्चुअली एक बर्थडे
बर्थडे गिफ्ट थी जो तुम्हें बचपन में तुम्हारे ग्रैंडफादर ने दी थी। तब ली जियांगवू ने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया और गर्व से कहा था, कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं। आज के बाद मेरी ग्रैंड डॉटर यूजिन हमारी ली फैमिली की टाइग्रेस होगी। ये सुनते ही ली यूजिन के चेहरे पर शौक क्लियरली दिखने लगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, वो खुद और उसके ग्रैंडफादर। और अब तक अपना बैंक अकाउंट नंबर भी लिख देता हूँ। साओ मेरे ऑफिस में आओ। जैसे ही वो बोलती है सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही साओ शाओही रिस्पेक्टफुली अंदर आती है। ली यूजिन की आवाज बिल्कुल ठंडी होती है जब वो उसे इंटरोगेट करती है। पिछले 2 साल में तुमने सॉन्ग जीवन से 5 मिलियन लिए हैं। साओ शाओही जो सॉन्ग जीवन के द्वारा चूज की गई थी, वो नेचुरली काफी कंपोज थी। प्रेसिडेंट ली, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? मैं अपने सारे बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन पब्लिक करने को रेडी हूँ, आप चेक कर सकती हैं। तुम ली जिनफैंग, पैन लिंग और फैंगडन, काफी हिम्मत है तुम सब में मुझे बेवकूफ बनाने की। जैसे जैसे हर नाम सामने आता है, साओ शाओही अपनी फीलिंग्स छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें उसकी सच्चाई बता देती हैं। उसकी प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक पल के लिए पैनिक दिख जाता है, जो ली यूजिन से छुप नहीं पाता। अचानक एक जोर का गन शॉट गूंजता है। मैं अपनी आंख के कोने को साफ करता हूँ और अपनी उंगली पर लगे खून को देखता हूँ। साओ शाओही जो अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, उसके होठ कांप रहे थे और अगले ही पल उसका पूरा शरीर अपनी बेड के चक्कर में अलग अलग रास्ते चूज किए थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसे देखकर आपकी कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और वो सॉन्ग जीवन काफी टाइम से चैन से नहीं बैठा। जैसे ही मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, ली यूजिन अपनी आइस कोल्ड नजर के साथ सिर्फ एक सवाल पूछती है, तुम्हारा प्राइस क्या है? मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, चलो 10 मिलियन। ली यूजिन एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती और तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद मैं पेन और पेपर निकालता हूँ और एक के बाद एक नाम लिखने लगता हूँ, उनसे जुड़ी सारी डिटेल्स के साथ। आखिर में मैं अग्रेसन, इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये सुनते ली यूजिन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और फिर वो अपने ड्रॉअर से एक और फोन निकालती है और स्क्रीन पर टैप करती है। मिस्टर लू, पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है, आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा, तो मैं अब चलता हूँ मिस ली, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ मिस्टर लू। जैसे ही मैं उठ कर जाने लगता हूँ, मेरी नजर नीचे पड़ती है। साओ शाओही जिसके माथे के बीच में गोली घुसी हुई थी, उसका सफेद चेहरा और खुली हुई आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। सिर्फ एक पल का वो आई कांटेक्ट मेरी दिल की धड़कन को तेजी से बढ़ा देता है। ये पीछे गिर जाता है सीधा मेरे पैरों के पास। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने इतनी क्लोज रेंज से किसी को शूट होते देखा। मेरे पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मैं अंदर से पूरी तरीके से डर चुका था, लेकिन मैं अपने चेहरे पर एक भी डर का साइन नहीं आने देता, बस वही स्माइल मेंटेन रखता हूँ। ली यूजिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल इमोशनलेस है। वो आराम से गन वापस रख देती है और हल्की सी आवाज में कहती है, मिस्टर लू, इस सीन के लिए माफी। मिस ली, आप सच में ली फैमिली की टाइप में बस खड़ी थी। जैसे ही मैं कार में बैठने वाला था, मेरी नजर बैक सीट पर पड़ती है। एक खूबसूरत वुमेन प्रोफेशनल एटियर में, जिसकी आंखों पर ब्लैक ब्लाइंडफोल्ड बंधी हुई थी। फिर भी मैं उसे तुरंत पहचान गया। वो मेरी सुपरवाइजर थी, लिन चोईवी, वही औरत जिसके बारे में मैं कभी सिर्फ सोचता था। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, मैंने गहरी सांस ली। इस डील के दौरान मैंने अपने अंदर का एक हिडन पोटेंशियल डिस्कवर किया था। लगता है जितनी सिचुएशन डेंजरस और टेंस होती है, उतना ही मैं काम और रैशनल रह पाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचकर आगे बढ़ने वाला था, एक वक्त मेरी साइड विजन में मुझे ली यूजिन देख रही होती है। इसीलिए मैं फिर से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। मैं अपने पैर के ऊपर वाले हिस्से से उसका सर हल्का सा साइड में कर देता हूँ। तभी ली यूजिन ऑफिस के डोर पर रुककर कहती है कि बाओ वेजुन ने मेरे लिए एक प्राइवेट कार अरेंज की है, मुझे घर छोड़ने के लिए। ये सुनते ही मेरे चेहरे की स्माइल एक पल के लिए हिल जाती है। सच कहूँ तो मुझे उस लग्जरी कार से ज्यादा भीड़ भरी सबवे में घर जाना पसंद आता है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं था उसकी ऑफर को मना करने का। उसके बाद बाओ वेजुन मुझे अंडरग्राउंड गैरेज ले गया और वहाँ एक सॉलिड ब्लैक 173 सेंटीमीटर वेट 125 जिन। मेरी एक बार शादी हो चुकी है 3 साल पहले, लेकिन मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लगभग आधे घंटे के बाद कार एक पुराने रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स के बाहर रुकी है। मैं अपना ब्रीफकेस पकड़कर नॉर्मल पेस में चलने लगता हूँ, लेकिन मेरी हैवी और फास्ट ब्रीथिंग धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगती है। जैसे ही मैं अंधेरे कॉरिडोर में एंटर करता हूँ, मैं सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ भागता हूँ। 2-2, 3-3 स्टेप एक साथ चढ़ते हुए फाइन रेड हाई हील पहने हुए पैर धीरे से मेरे काफ को टच करता है। उस खूबसूरत पैर की ओनर क्लियरली नर्वस थी। उसकी उंगलियां बार बार मुझे टच कर रही थी, हल्का सा कांपते हुए। क्योंकि लिन चोई की आंखें बंद थी, उसे अभी तक पता नहीं था कि मैं उसका सबऑर्डिनेट हूँ। फिर भी वो धीरे से बोलती है, अगर आप चाहे तो मैं आपका गिफ्ट हूँ। और मिस्टर ली ने कहा है आप कहीं भी हो, बिना किसी टेंशन के मुझे यूज कर सकते हैं। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरा नाम लिन चोई भी है, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हूँ। इस साल मेरी एज 33 है, हाइट 1। वाइड स्माइल आ जाती है। मन करता है जोर से चिल्लाऊं, लेकिन तभी नीचे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। मैं तुरंत गहरी सांस लेता हूँ और अपना ब्रीफकेस उठाता हूँ और 3rd फ्लोर की तरफ चल पड़ता हूँ। मैं शेयर्ड अपार्टमेंट का डोर खोलता हूँ और वहाँ मेरी रूममेट शिया डान जिया सिल्क नाइट गाउन में स्टीम से बाहर आती हुई दिखती है। वो अपने बाल सुखा रही होती है और मुझे देखकर रुक जाती है। वो अक्सर मुझे ऐसे टीज करती थी। नॉर्मली मेरा चेहरा लाल हो जाता, मैं नजर हटा लेता और धीरे से बोलता डान जिया, फिर तुरंत अपने रूम में चला जाता।
लेकिन आज मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। इस बार मैं सीधा उसे देखता रहता हूँ। मेरी नजर जल रही थी, फिर भी वो ऑफेंड नहीं होती। उसके होठ हल्की सी स्माइल में बदल जाते हैं। वो थोड़ा प्लेफुल टोन में पूछती है, पिंक सी जिया, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? डांस जिया, तुमने पहले कहा था ना कि तुम एक सुपर रिच आदमी की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, तो बताओ कितने पैसे चाहिए होंगे मेरी मिस्ट्रेस बनने के लिए? अगर कोई और होता तो कम से कम 1 बिलियन लगता, लेकिन तुम हो पिंक सी, तो शायद 100 मिलियन काफी होंगे। मैं और तुरंत अपना फोन निकालता हूँ, जो कि मैंने ही साइलेंट कर दिया था। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, जिया गुआ बैंक अकाउंट एंडिंग 1247, 16 दिसंबर 6:45 पर 10 मिलियन अमाउंट रिसीव हुआ है। मैं अपनी उंगली से डिजिट काउंट करता हूँ, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10 मिलियन। मेरे गाल गर्म हो जाते हैं, मैं जोर से निगलने लगता हूँ। ये उतना पैसा था जिसे कमाने के लिए मुझे बिना खाए पिए 70 साल तक काम करना पड़ता। मेरे चेहरे पर एक मैं बार बार निगलने लगता हूँ। पता नहीं कितनी देर बाद मैं कांपते हुए खड़ा होता हूँ नंगे पैर, और एक ब्लैक प्लास्टिक बैग निकालता हूँ। हिम्मत जोड़कर 2 उंगलियों से अपने शू की हील पकड़ता हूँ और उसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ किचन वेस्ट के साथ। ये सब करने के बाद मैं तुरंत एक हॉट शावर लेता हूँ। तब जाकर मेरा डर धीरे धीरे कम होता है। तभी से ही शिफ्ट होता है ली यूजिन के ऑफिस में। बाओ वेजुन शियाओ शाओही के अपार्टमेंट से कुछ आइटम्स लेकर वापस आता है। ली यूजिन सीलेट प्लास्टिक बैग्स खोलती, मेहनत करो पिंक्सी। मैं ये सब कैसे बोल गया? क्या वो मैं ही था? मैं तो बचपन से एक सिंपल और हॉनेस्ट इंसान था, लेकिन जैसे ही मुझे वो 10 मिलियन मिले, मेरे एम्बिशंस और डिजायर्स मेरी रैशनैलिटी को तोड़कर बाहर आ गए। मैं मिरर में खुद को देखता हूँ और एक अजीब सा डर मेरे अंदर भर जाता है। तभी मैं नीचे देखता हूँ और मुझे अपने पैरों के पास शाओही का स्ट्रगल करता हुआ चेहरा दिखाई देता है। ये देखते ही मैं तुरंत अपना शू निकाल कर उस तरफ फेंकता हूँ, लेकिन जब दोबारा देखता हूँ मुझे लगता है जैसे कई चेहरे मुझे हेल्प के लिए पुकार जीवन के प्लान के साथ ही खेलेगी और तब तक वेट करेगी जब वो मीडिया में बड़ा कियोस क्रिएट करेगा। उसके बाद वो उसी हाइप का यूज करेगी एक मैसिव रिवर्सल के लिए। यही थी ली यूजिन की ऑडिसिटी। बाओ वेजुन सीधा खड़ा होकर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ सर हिलाता है। तभी ली यूजिन अपनी उंगलियों से डेस्क पर हल्की टैपिंग करती है। उस मिस्टर लू के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मिस, जब मिस्टर लू ऑफिस में एंटर हुआ था, मैंने उसका रूटीन चेक किया था। मुझे उसमें थोड़ी नर्वसनेस फील हुई। ये सुनते ही ली यूजिन तुरंत सर्विलेंस फुटेज का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस और बस एक कैजुअल ग्लांस लेती है और फिर उसे दबाकर साइड में रख देती है और तुरंत एक शैडो अरेंज करने का ऑर्डर देती है जो शियाओ शाओही की जगह ले सके। ईयर एंड सीएस इवेंट के दौरान मैं उसके आउट ऑफ टाउन बिजनेस ट्रिप का रीजन सेट कर दूंगी और एक स्पेशल टीम बनेगी जो नेक्स्ट 1 मंथ तक उस शैडो को हैंडल करेगी, ताकि वो शियाओ शाओही की सोशल लाइफ को परफेक्टली कॉपी कर सके। अपने आसपास के सारे अंडरकवर प्लॉट जानने के बाद ली यूजिन एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो सॉन्ग लंच खाते हुए गैंगस्टर बॉस के हर मूव को कॉपी करना स्टार्ट कर देता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ और एक्टिंग की फेमस बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे एन एक्टर प्रिपेयर्स और द 6 प्रिसेप्ट ऑफ एक्टिंग। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करता हूँ और अपने दिमाग में गॉडफादर की इमेज बनाता हूँ। पूरी रात की प्रिपरेशन के बाद अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर एंटर करने वाला होता हूँ, मेरी नजर पड़ती है लिन चोईवी पर। वही वुमेन जो कल रात कार में मेरे साथ थी। मैसेज करने लगती है। सिर्फ 2.5 मिनट के बाद वो एक बोल्ड कंक्लूजन पर पहुंचती है। उसके हिसाब से जो नर्वसनेस कभी कभी दिखी, वो शायद कैमरास के लिए बस एक एक्टिंग थी। इंटरेस्टिंग, ये कितना इंटरेस्टिंग है। तभी मैं शावर फिनिश करके अपने बेडरूम में वापस आता हूँ और जैसे ही मेरी नजर बुक शेल्फ के सामने पड़ती है, वहाँ एक कॉन्फिडेंशियल इंटर रिपोर्ट रखी होती है। सिर्फ एक नजर देखते ही मेरे हालात खराब हो जाते हैं। मैं तुरंत लैपटॉप ऑन करता हूँ और मूवी इन्फर्नल अफेयर्स चला देता हूँ। फिर मैं टूरिस्ट स्पॉट पर बॉक्स सेट पहुंचता हूँ और जैसे ही बैठने लगता हूँ, ऑफिस के डोर के बाहर से एक फैमिलियर सिलाउट दिखता है। मेरी आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं और आईलिड्स हल्की सी ट्विच करने लगती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी मेरा दोस्त दाशी अचानक मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है। चलो यार, तुम यहाँ क्या वेट कर रहे हो? कुछ ही देर में हम एलिवेटर में होते हैं, 48 फ्लोर की तरफ जाते हुए। मैं अपना सर झुकाए रखता हूँ, दाशी के पीछे चलते हुए कैमरा से बचने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अचानक ऊपर लगा कैमरा घूमना स्टार्ट कर देता। उसके आसपास कॉलीग्स की भीड़ लगी होती है। सब उसे लाउडली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। पता चलता है उसकी प्रमोशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर से डायरेक्ट डायरेक्टर। मैं एक ही नजर में समझ जाता हूँ ये सब ली यूजिन का रिवॉर्ड है उसकी सर्विस के लिए। लिन चोईवी लॉबी में एंटर करती है। वो बाहर से कंपोस्ट लग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की हर चीज बार बार रिप्ले हो रही थी। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन एक बात वो पक्का जानती थी, मैं काफी यंग हूँ। उधर मैं अपनी डेस्क पर पोवियर में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नजर आते हैं। एक किलर और एक सीधा साधा इंसान दोनों एक ही आदमी में कैसे हो सकते हैं? इस वक्त मैं लिन चोईवी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। उधर लिन चोईवी एक स्केच बना रही होती है कल रात वाले उस मिस्टीरियस आदमी का। तभी दाशी मजाक में बोलता है, तेरी गॉडेस अब डायरेक्टर बन गई है। मेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है। ली यूजिन के सामने रहना मतलब प्रेशर और टेंशन, लेकिन लिन चोईवी के सामने का अजीब सा फ्रीडम फील होता है, साथ ही एक कंट्रोल भी। जैसे ही सकता है मेरे अंदर का खून गर्म हो जाता है। शियाओ शाओही का डेथ का सीन फिर से मेरे दिमाग में फ्लैश होता है।
मैं डेस्परेटली कैमरा से बचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैर हिलते ही नहीं। तब तक कैमरा पूरी तरह मेरी तरफ टर्न हो चुका होता है। मैं मजबूरन खुद को काम करता हूँ और अपने होठों पर एक हल्की सी स्माइल लाता हूँ। मैं सीधा कैमरा की तरफ देखता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, फिर मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ली यूजिन मॉनिटर स्क्रीन देख रही होती है। उसकी उंगलियां डेस्क पर हल्की टैपिंग कर रही होती हैं। उसकी ठंडी आंखों में एक हल्की सी कंफ्यूजन दिखाई देती है। उसे मेरे बिहेव आदमी जिसका कोई क्लियर फेस नहीं है, वही आदमी अब उसके सामने खड़ा एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर बनकर। लेकिन अगले ही पल वो खुद ही अपनी सोच को रिजेक्ट कर देती है। आखिर कैसे प्रेसिडेंट ली जैसे पावरफुल इंसान के लिए इतना इंपॉर्टेंट बंदा सिर्फ 30,000 महीना कमाने वाला एक लूजर हो सकता है? फिर वो अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करती है और मेरी आंखों में देखते हुए बोलती है, हमारे चू एंड ही के ईयर एंड प्रमोशन प्लान में तुम्हारी कंपनी वुमेन कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हम तीनों डिस्कशन में धीरे धीरे फ्लो पकड़ती मेरा नाम अनाउंस करती है। मैं धीरे से ऑफिस के अंदर एंटर करता हूँ। मुझे देखते ही लिन चोई भी तुरंत अपना स्केच बुक ड्रॉअर में रख देती है। फिर वो एक और डॉक्यूमेंट उठाती है। सोचती है पहले उसे फिनिश करेगी, फिर हमसे डील करेगी। लेकिन वो पहला पेज भी कंप्लीट नहीं कर पाती। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं और जैसे ही वो ऊपर देखती है उसकी नजर सीधा मुझ पर टिक जाती है। उसकी फेयर स्किन पर तुरंत गूज़बम्स आ जाते हैं। उससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे उसके ड्रॉअर में जो स्केच पड़ा है वो मिस्टीरियस कलर होता है। तभी सेक्रेटरी नॉक करके अंदर आती है और कहती है कि डिजाइनर को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। वो मास्टर को ले जाती है और अब ऑफिस में सिर्फ मैं और लिन चोई भी रह जाते हैं। तभी लिन चोई बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने चेहरे के सामने ले आती है और उंगलियों के बीच से चुपके से मुझे देखने लगती है। उस वक्त उसे एकदम क्लियर फील होता है कि मैं उस ब्लैक क्लोथ के पीछे वाले आदमी से परफेक्टली मैच करता हूँ। अचानक उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। उसे धीरे धीरे याद आता है कल रात वाले आदमी के कान के पीछे एक छोटा सा भर भी घुमा चुका होता हूँ। उसी वक्त सेक्रेटरी फिर से अंदर आती है। डायरेक्टर लिन, आपको अभी डायरेक्टर काई के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लिन चोई मजबूरन सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। पहले मास्टर फिर लिन चोई, दोनों का एक साथ चले जाना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मेरी इंटेल के हिसाब से ली यूजिन का कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो इस वक्त मुझे अपने ऑफिस से ऑब्जर्व कर रही होगी और सबसे डायरेक्ट कैमरा एंगल मेरे सामने ही होगा। इसीलिए मैं सीधा सामने देखते हुए हल्की सी स्माइल करता हूँ। तभी से शिफ्ट होता है। ली यूजिन था, शायद कोई मॉल या कुछ और। अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए वो तुरंत टॉपिक चेंज करती है। मिस्टर लू, वहाँ बुक शेल्फ पर एक फाइल रखी है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, क्या आप प्लीज उसे ला देंगे? मैं सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ, हल्का सा नोट करता हूँ। वो मेरे पास आती है, टॉप शेल्फ की तरफ पॉइंट करती है और मेरे राइट एयर को ध्यान से देखने लगती है। लेकिन तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। वो इग्नोर कर देती है। उसकी नजर अब भी मुझ पर ही टिकी होती है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है मैं ऑलरेडी फाइल निकाल चुका होता हूँ और अपना सेशन भी। ये सोचकर वो तुरंत स्क्रीन बंद कर देती है। सिर्फ 2.5 मिनट बाद वो खुद ली चोई के ऑफिस का डोर पुश करके अंदर आती है। मैं अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल काम होती है। मिस ली, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो कभी भी देख सकती हैं। ली यूजिन हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, तुम जैसे स्मार्ट आदमी से बात करना इंटरेस्टिंग है, इसलिए सीधा बात करती हूँ। मिस्टर लू, तुमने इस बार मेरी बहुत हेल्प की, क्या तुम मेरे साथ डिनर ज्वाइन करोगे? तो उसकी नजर मुझ पर टिकी होती है। मैं अंदर से मना करना चाहता हूँ क्योंकि डिनर मॉनिटर पर मुझे देख रही होती है। वो तुरंत जूम इन करती है, इतना क्लोज कि मेरे नोटबुक के वर्ड्स भी क्लियरली दिखने लगते हैं। वहाँ लाइन बाय लाइन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए थे और प्रोफेशनल स्केचेस भी बने हुए थे। पहली बार उस स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वुमेन के चेहरे पर डाउट और हल्का सा डर दिखाई देता है। क्या पता स्क्रीन के उस आदमी के पीछे सच में कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो। इतनी परफेक्ट डिटेलिंग के साथ एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव क्रिएट करना ये किसी छोटी चीज का काम नहीं हो सकता। ये पावर भी दिखाता और एम्बियर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ बहुत डिटेल्स रिवील हो सकती हैं। अगर उसने वेस्टर्न फूड चूज किया या कोई ऐसी चीज जो मैंने कभी देखी ही नहीं है तो मैं तुरंत एक्सपोज हो जाऊंगा। लेकिन मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, धीरे से उसका राइट हैंड पकड़ लेता हूँ। मिस ली, मैं इसका इंतजार करूंगा। जब तक ली यूजिन ऑफिस से बाहर नहीं चली जाती तब तक मैं अपने आप को होल्ड करके रखता हूँ और जैसे ही वो जाती है मैं फाइनली एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। तभी मैं तुरंत बाथरूम स्टॉल में घुस जाता हूँ और अपने फोन पर वेस्टर्न डाइनिंग एटिकेट सब देखकर कहती है, मिस्टर लू फिर से मिलते हैं। वही वर्ड्स लेकिन टोन और एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग। इस बार उसमें एक टॉप क्लास वुमेन का चार्म था। मिस ली जैसी वुमेन के दिमाग में रहना मेरे लिए हॉनर की बात है। वो ज्यादा बातें नहीं करती और जल्दी वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी हो जाती हैं। मैं विंडो के बाहर देखने लगता हूँ, अपने नर्वसनेस को काम करने की कोशिश करता हुआ। तभी विंडो के रिफ्लेक्शन में मुझे उसका परफेक्ट फुट दिखता है। सिर्फ एक नजर और मेरी नजर वहाँ अटक जाती है। इतनी परफेक्ट प्रपोर्शन कैसे हो सकती है? टच करना है। उसकी आवाज ठंडी सीधा दिल तक चुभने लगती है। टच करने लगता हूँ लेकिन जैसे ही मैं पहला लिंक ओपन करता हूँ मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ। फ्रेंच, इटालियन, ब्रिटिश कुशेन, ऊपर से अलग अलग कैटेगरीज, सूप, एप्टीजर्स, मेन कोर्स, ये सब देखकर मैं तुरंत पेज बंद कर देता हूँ और फोन ऑफ कर देता हूँ। सोचता हूँ बेकार में ऑकवर्ड एक्टिंग करने से बेटर है सीधा कामली बोल दूं, सॉरी मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। टाइम पर मैं अंडरग्राउंड गैरेज पहुंचता हूँ। इस बार एक नॉर्मल मर्सिडीज बेंज मेरे सामने आकर रुकती है। ली यूजिन अपने हाथ के डॉक्यूमेंट साइड में रखती है और मेरी तरफ मेरे पूरे शरीर में एक शिवर दौड़ जाता है। लेकिन चाहे जो हो मैं डर शो नहीं करता। अगर मन हो तो। उसके होठ हल्की सी स्माइल में खुलते हैं। वो अपना राइट फुट उठाकर मेरी तरफ बढ़ा देती है। पता नहीं क्यों मैं सच में अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे उसके काफ की तरफ। उसके चेहरे की स्माइल वैसी ही रहती है लेकिन उसकी आंखों की गहराई और ठंडी हो जाती है। उसका लेफ्ट हैंड आर्म
रेस्ट पर चला जाता है, जहाँ इंटेल के हिसाब से एक हिडन पिस्टल होती है। अगर मैं सच में उसे टच करता तो वो बिना सोचे समझे मेरा काम तमाम कर देती। इसीलिए मैं रिग्रेट के साथ अपना हाथ वापस 1996 का सिंगल बैच, ऐसी सिर्फ 35 बोतल्स बनी थी। ये सुनकर मुझे समझ आ जाता है मेरे लिए ये पीना जैसे किसी अनमोल चीज की वैल्यू ही ना समझना। और ये बात ऑब्वियसली उससे छुपी नहीं। वो हल्का सा प्रोबिंग टोन में पूछती है, लगता है मिस्टर लू को वेस्टर्न कुजीन का ज्यादा शौक नहीं है। वेल, मेरी आइडेंटिटी अलाउ नहीं करती ऐसी जगहों पर आने के लिए। नो वंडर मिस्टर लू इतना अचीव कर पाए। इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आपके बैकग्राउंड में कोई फ्लॉ नहीं मिला। अगले कुछ मिनट्स एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, खींच लेता हूँ। शायद नेक्स्ट टाइम। लगभग 20 मिनट बाद कार एक क्लासिकल बिल्डिंग के सामने रुकती है। प्लीज मिस्टर लू। रेस्टोरेंट का नाम पूरा फ्रेंच में लिखा होता है। मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि कैसे बोलूँ कि मैंने कभी वेस्टर्न फूड ट्राई नहीं किया। तभी ली यूजिन शैंपेन निकाल कर मेरे लिए ग्लास फिल करती है, फिर अपना ग्लास उठाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों चल रहे होते हैं। ग्लासेस लिंक होते हैं। वो एक छोटा सा सिप लेती है और धीरे से बोलती है, ये डॉम पेरिग्नन रोज गोल्ड है। हाँ, सूरज नहीं चमकता। उस पल में मेरे पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। डिजर्ट आने से पहले मैं तुरंत बहाना बनाकर रेस्टरूम चला जाता हूँ। पेपर टॉवल से अपना पसीना साफ करता हूँ। उसका रिएक्शन देखकर लगता है वो समझ रही है कि मैं सिर्फ एक पपेट हूँ और असली मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आया। 5 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ, बिल्कुल काम और कंपोज। इस सिचुएशन में यही बेस्ट अप्रोच है। जब कोई तुम पर डाउट करे तो कभी एक्सप्लेन मत करो। डिनर फिनिश होने के बाद ली यूजिन मुझे मेरे अपार्टमेंट के गेट पर ड्रॉप करती है। मैं उसकी कार को दूर जाते हुए देखता हूँ, फिर अंदर चला जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट है? रिपोर्ट करते हुए मिस्टर लू की फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन उसके कॉलेज के सेकंड ईयर में वो काफी अनस्टेबल हो गया था। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्रूट किया होगा तो वो वही टाइम होगा। ये सुनकर ली यूजिन आंखें बंद कर लेती है और हमारी पूरी मीटिंग के हर मोमेंट को याद करती है। काफी देर बाद वो अपना डिसीजन बनाती है। उधर मैं अपने रेंटेड अपार्टमेंट में वापस आ चुका हूँ। मुझे लगता है मैं ये डिनर समहाउ मैनेज कर लूंगा, लेकिन तभी वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो सीधा दिल के अंदर घुस जाता है। मिस्टर लू, आपका सर्कल इतना मिस्टीरियस है कि मेरे ग्रैंडफादर भी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते। क्या आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे? सर्कल? मेरे दिमाग में तुरंत पैनिक स्टार्ट हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी दोनों इंटेल रिपोर्ट याद करता हूँ, फिर एक फोर्सेड स्माइल के साथ बोलता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज नहीं चमकता। ली यूजिन की तीखी नजर मुझ पर टिक जाती है। वो धीरे से रिपीट करती है, जहाँ बुक शेल्फ के पीछे से दोनों इंटेल रिपोर्ट्स निकालता हूँ। ली यूजिन की कंपनी में सब कुछ नॉर्मल है। शियाओ शाओही के मिसिंग होने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी मोल्स भी अपनी जगह पर हैं। जैसे ही मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ मेरी आंखें थोड़ी सी फैल जाती हैं। वो वुमेन एक्चुअली उन्हें उन्हीं के गेम में हराने वाली है। वो वेट कर रही है जब सॉन्ग जीवन पूरी तरह उनकी कंपनी को बदनाम करेगा और जब ऑनलाइन हाई पिक पर होगा तब वो उसी मोमेंटम का यूज करके गेम पलट देंगी। नॉर्मल सिचुएशन में वो डेफिनेटली जीत जाती। इसमें 200 बच्चे थे, लेकिन हर दिन उन्हें सिर्फ 10 लोगों जितना खाना दिया जाता था। जिंदा रहने के लिए बच्चे एक दूसरे को मारने लगे और आखिर में सिर्फ एक ही बच्चा बचा, डिंग चैंग। उसे युआन टाइपिंग ने अडॉप्ट कर लिया और उसे अपना सबसे डेंजरस ब्लेड बना दिया। कई दशकों तक डिंग चैंग ने अपनी जान दांव पर लगाकर युआन टाइपिंग के लिए काम किया, लेकिन जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही उसकी वाइफ और बच्चे की मर्डर का मास्टरमाइंड निकला। ये सब देखकर मैं अंदर से एक्साइट हो गया। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन डिंग चैंग को दे दूं तो, लेकिन इस बार उनका फेल होना ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि रिपोर्ट के एक पेज में साफ साफ लिखा है, अगर सॉन्ग जीवन ने अपने फैमिली इन्फ्लुएंस से उसके ओवरसीज शिपिंग और लॉजिस्टिक रूट्स कट कर दिया तो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक होंगे और गुड्स डैमेज होंगे और सीधा उसकी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल होगा। ये सब समझने के बाद मैं सेकंड इंटेल रिपोर्ट खोलता हूँ। युआन टाइपिंग जंगहाई शिपिंग ग्रुप के थर्ड ब्रांच का हेड, एज 54, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक ऑर्फनेज, जिसका सर पकड़कर सीधा डोर के ग्लास में दे मारता है। ग्लास टूटकर बिखर जाता है और मेरे सर के पीछे से गर्म खून बहने लगता है। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ घूमता है, फिर धीरे धीरे मैं उस आदमी को क्लियरली देख पाता हूँ। वो था डिंग चैंग, एक गुस्से से भरा हुआ जानवर। दर्द, डर सब एक साथ मेरे अंदर आता है, लेकिन अगले ही पल सब गायब हो जाता है, क्योंकि ये सब मैंने खुद प्लान किया था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और एक हल्की सी पीटी वाली स्माइल देता हूँ। डिंग चैंग, तुमने ट्रूमन शो के बारे में सुना है? उसका एक्सप्रेशन नहीं बदलता, उसका गुस्सा कंट्रोल में है, तो मैं उसे यूज करके युआन टाइपिंग को हटा सकता हूँ। और जब वो खुद ग्रुप का हेड बनेगा तब मेरे पास एक तरीका होगा ली यूजिन की लॉजिस्टिक क्राइसिस सॉल्व करने का। साथ ही मेरे ऊपर जो डाउट्स और इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। अगली रात मैं डिंग चैंग के बार पहुंचता हूँ। सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? असल में मुझे मिस्टर डिंग चैंग से मिलना है। थोड़ी देर बाद एक आदमी वापस आता है और मुझे एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, लेकिन अंदर के लोगों को देखने से पहले अचानक एक लंबा सा फिगर मेरे सामने आ जाता है और एक बड़ा सा हाथ मेरा होता। मैं एक और मिडिल एज आदमी की तरफ देखता हूँ। ये देखते ही डिंग चैंग का फेस डार्क हो जाता है। वो आदमी उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान दांव पर लगाई थी। तभी वो आदमी बोलता है, डिंग जी, और अपना फोन निकाल कर टेबल पर रख देता है। डिंग चैंग मेरे पास आकर बैठता है और धीरे से बोलता है,
अगर तुमने अच्छा रीजन नहीं दिया तो आज रात तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैं हल्का सा पीछे टिकता हूँ और बोलता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव, 1996 की सर्दी में 14 साल का और फिनमर वो फिर से मेरा सर पकड़कर तोड़ देना चाहता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। क्या कहना चाहते हो तुम? पता है इसका क्या प्राइस चुकाना पड़ेगा तुम्हें? उसके आदमी तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन डिंग चैंग हाथ उठाकर सबको रोक देता है। मैं भीड़ को साइड करता हूँ, सोफा तक जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। एक गिलास शैंपेन एक ही बार में फिनिश करता हूँ और ठंडी आवाज में बोलता हूँ, मेरा सजेशन है यहाँ सब लोग अपने फोन साइड में रख दें। जो ये कह रहा है वो करो। थोड़ी देर में सब अपने फोन टेबल पर रख देते हैं, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं। मेरे ग्रुप से लड़ने लेकिन 2 हाथ 4 हाथों के सामने कम पड़ गए। वो हार गया और जब उसकी आंखों की रोशनी बुझने वाली थी तब एक लंबा सा आदमी उसके सामने आया। यहाँ तक बोलकर मैं रुक जाता हूँ। डिंग चैंग का एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, तो मैं सेकंड पर्सपेक्टिव स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं तुम्हें दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में बताता हूँ। 1996 की सर्दी में एक 54 साल का आदमी जंगहाई में एक बोन टेम्परिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। ऑर्फनेज में सप्लाई कट होती है, बच्चों को मजबूरन एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। के करीब था। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ जैसे कोई कहानी सुना रहा हूँ। रूम के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डिंग चैंग की आईलिड हल्की सी हिलती है और उसका दोस्त भी सीरियस हो जाता है। चलो कहानी पे वापस आते हैं। उस साल ऑर्फनेज ने विंटर सप्लाईज कम कर दी थी। किसी को नहीं पता किसने स्टार्ट किया, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब एक दूसरे से खाना छीनने लगे जैसे शिकारी कुत्ते। जंगहाई के सारे ऑर्फन ग्रुप्स बनाने लगे। उस 14 साल के लड़के ने अपना खाना एक वीक बच्चे को दे दिया, फिर वो अकेला सिटी गया। दूसरी सुनो, फिर से 2 पर्सपेक्टिव। पहला, वो 14 साल का लड़का बड़ा हो गया, उसकी पावर और स्टेटस बढ़ता गया, लेकिन 30 साल की एज में उसे बिट्रे किया गया। वो एक गली में मरने के लिए पड़ा था, तब एक लड़की व्हाइट ड्रेस में उसके सामने आई। बाद में उनकी शादी हुई और एक बच्चा भी हुआ। सुनने में हैप्पी एंडिंग लगती है ना, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो आदमी अपने प्रोजेक्ट की मदद से टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, लेकिन उसे डर लगने लगा उस 30 साल के आदमी से, इसीलिए 5 साल बाद उसकी साथ ही वो आदमी अपने लोग भेजता है जो हर टैलेंटेड बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, डिंग चैंग अचानक ऊपर देखता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ। उसका पूरा पास्ट, उसका नाइटमेयर उसके सामने वापस आ जाता है। वो सब याद करता है, भूख से मरने वाले लोग, मार दिए गए बच्चे और वो आदमी जिसे वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिसने उसकी जान बचाई, उसकी जिंदगी की एक रोशनी। डिंग चैंग फिर से सर झुकाता है और फ्रूट्स को गुस्से में खाने लगता है। तब मैं फिर बोलता हूँ, एक और स्टोरी। अपने रोल में घुस चुका था, मैं एक मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बन चुका था। ये देखकर डिंग चैंग अपनी आवाज धीमी करता है और सीरियस टोन में बोलता है, सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और ये कहकर वो एक शैंपेन की बोतल उठाता है और सीधा अपने ही फोरहेड पर जोर से मार देता है। ये सब देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलता हूँ, काफी नहीं है। डिंग चैंग ये सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप मेरी तरफ देखता रहता है। उसकी मुट्ठी टाइट बंद होती है, फिर धीरे धीरे उसके घुटने झुकने लगते हैं। लेकिन वो वाइफ और बच्चे को दुश्मनों के हाथों मरवा दिया गया। मेरी लास्ट लाइन रूम में बम की तरह फट जाती है। डिंग चैंग की आंखों में मैडनेस, पेन और कंफ्यूजन सब एक साथ दिखते हैं। जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? युआन टाइपिंग उसके लिए फादर जैसा था। उसने कभी उस पर डाउट नहीं किया। जिंदगी भर उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी। मैं सीधा जवाब नहीं देता, बस अपना गिलास घुमाता हूँ और पीछे टिक जाता हूँ। फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ बोलता हूँ, मिस्टर डिंग तुम काफी रेतलेस हो। इस पॉइंट पर मैं पूरी तरह से खुद को रोक लेता है। जिंदगी भर डिंग चैंग ने एक स्ट्रे की तरह जीकर अपनी इज्जत और ईगो के दम पर सब कुछ हासिल किया था। उसने कभी अपने सबसे रिस्पेक्टेड अडॉप्टिव फादर मास्टर युआन के सामने भी घुटने नहीं टेके थे। शायद यही वजह थी कि मास्टर युआन भी उससे थोड़ा डरते थे। लेकिन अगले ही पल डिंग चैंग जोर से मेरे सामने घुटनों पर गिरता है। उसका सर झुक जाता है, उसका शरीर हल्का सा कांप रहा होता है और वो धीमी आवाज में बोलता है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे सच बता दीजिए। जंगहाई शिपिंग ग्रुप का सेकंड इन कमांड आज मेरे सामने घुटनों पर था। उस मोमेंट मेरे अंदर एक अजीब सा फीलिंग फैलने लगता है, पावर का, कंट्रोल का। मैं अपने वाइन ग्लास को हल्का सा घुमाता हूँ और धीरे से वही बात रिपीट करता हूँ जो वो कंफर्म करना चाहता था। अपने उस अच्छे भाई से क्यों नहीं पूछता? ये सुनते ही डिंग चैंग तुरंत अपना सर उठाता है। उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी नजर घुमाता है और देखता है अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त की तरफ, युआन ली जियांग। ये देखकर युआन ली जियांग के होठ कांपने लगते हैं।